नमस्कार दोस्तों टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस या तपेदिक एक संक्रामक रोग होता है जो कि आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसी एक ही संक्रामक एजेंट के कारण होने वाले अन्य रोगों के मुकाबले टीबी जो है ये दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा जानलेवा रोग है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा फैलता है और आप हवा में सांस लेकर टीबी के बैक्टीरिया को प्राप्त कर सकते हैं और टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। टीबी के बैक्टीरिया हवा में उन व्यक्तियों द्वारा फैलाए जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही टीबी के बैक्टीरिया हैं और ये एक धीमी गति से बढ़ते बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि शरीर के उन भागों में बढ़ता है जिनमें खून और ऑक्सीजन होता है और इसीलिए टीबी ज़्यादातर फेफड़ों में होता है और इसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी जो ये शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है और इसके लक्षणों में लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा निरंतर कफ वाली खांसी होना, थकान और वजन घटना शामिल है। टीबी आमतौर पर उपचार के साथ ठीक हो जाते हैं और इसके उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं के कोर्स शामिल हैं और इसका उपचार अक्सर सफल ही होता है, लेकिन इसके उपचार में 6 से 9 महीने लग सकते हैं और कुछ स्थितियों में 2 साल तक का समय भी लग सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि टीबी जो है ये कितनी तरह का होता है। तो टीबी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लेटेंट टीबी और एक होता है एक्टिव यानी कि सक्रिय टीबी। लेटेंट टीबी की बात करें तो इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में हैं लेकिन आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने दे रही। आपको टीबी के लक्षणों का अनुभव नहीं होगा और आपके कारण ये बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन यदि आपको लेटेंट टीबी है तो वो सक्रिय टीबी बन सकता है। और बात की जाए सक्रिय टीबी यानी कि एक्टिव टीबी की, तो इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा है और आपको इसके लक्षण महसूस होंगे और यदि आपके फेफड़े सक्रिय टीबी से संक्रमित हो तो आपके कारण ये बीमारी दूसरों को फैल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों टीबी को अन्य 2 श्रेणियों में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। दोस्तों बात की जाए पल्मोनरी टीबी की, तो ये टीबी का प्राथमिक रूप होता है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये अक्सर बहुत ही कम उम्र वाले बच्चों में या फिर अधिक उम्र वाले वृद्ध लोगों में होता है। और बात की जाए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, तो टीबी का ये प्रकार फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है जैसे कि हड्डियां, किडनी और लिम्फ नोड वगैरह। और टीबी का ये प्रकार प्राथमिक रूप से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के रोगियों में होता है, यानी कि जो प्रतिरक्षा में अक्षम होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों टीबी से शरीर का जो हिस्सा प्रभावित होता है उसी के आधार पर टीबी के लक्षण विकसित होते हैं। टीबी आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होता है और आपको ये पता लगने में कई हफ्ते लग जाते हैं कि आप अस्वस्थ हैं। हो सकता है कि संक्रमित होने के बाद आपके लक्षण महीनों और यहाँ तक कि साल बाद शुरू होने लगें। एक संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक संक्रामक रह सकता है और तब तक संक्रामक रह सकता है जब तक कि उसका कई हफ्ते उपचार ना किया जाए। हालांकि कुछ लोग संक्रमित तो हो जाते हैं लेकिन संक्रमण को दबा लेते हैं, जिससे कि कई सालों बाद उनमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं और ऐसे लोगों में कई बार कोई लक्षण पैदा नहीं होता और ना ही वे संक्रामक बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों को लेटेंट टीबी होता है उन्हें टीबी के कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। लेटेंट टीबी सक्रिय टीबी में विकसित होने से पहले कई सालों तक निष्क्रिय रहता है। सक्रिय टीबी से पीड़ित मरीज को श्वसन प्रणाली संबंधित कई लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि खांसी के साथ खून या बलगम आना, और उन्हें 3 हफ्तों से अधिक समय तक खांसी हो सकती है और खांसने और सांस लेते समय दर्द महसूस हो सकता है। और इसके अलावा आपको कुछ और भी लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि खांसी के साथ बलगम में खून आना, अस्पष्टीकृत थकान होना, बुखार होना, रात में पसीना आना, छाती में दर्द होना यानी कि सांस लेने के दौरान छाती में दर्द होना, सांस फूलना, भूख ना लगना, वजन कम होना या फिर मांसपेशियों में क्षति होना। दोस्तों टीबी जो है ये आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये अन्य अंगों जैसे कि गुर्दे, रीढ़ और दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है। आपके लक्षण संक्रमित अंग पर निर्भर करेंगे। और दोस्तों बात की जाए फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों में होने वाले टीबी की, तो दोस्तों कुछ कम ही मामलों में टीबी जो है वो फेफड़ों के बाहर के क्षेत्रों में विकसित हो सकता है, जैसे कि छोटी ग्रंथियां जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है, जैसे कि लिम्फ नोड्स। साथ ही साथ हड्डियों और जोड़ों, पाचन तंत्र, मूत्राशय, प्रजनन प्रणाली और दिमाग और नसें वगैरह यानी कि तंत्रिका तंत्र में भी ये फैल सकता है। तो दोस्तों बात की जाए फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों में होने वाले टीबी के लक्षणों की, तो उनमें है पीठ में अकड़न, लकवा, ग्रंथियों में स्थिर सूजन, पेट में दर्द, डायरिया यानी कि दस्त, प्रभावित हड्डी में दर्द और उसके कार्य में कमी होना, भ्रम, एक स्थिर सिरदर्द होना, मानसिक परिवर्तन होना, कोमा या फिर दौरे पड़ना। टीबी का ये प्रकार आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपके परिवार में या कोई करीबी सहयोगी सक्रिय टीबी से ग्रस्त मिला है
तो आपको भी टीबी के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। एक बार जब दवाओं के साथ उपचार शुरू हो जाता है तो मरीज़ कुछ ही हफ्तों में गैर संक्रामक हो जाता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए लिखी गई दवाओं से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट महसूस होते हैं, जैसे कि खुजली, त्वचा के रंग में बदलाव, दृष्टि में परिवर्तन, थकान या अत्यधिक थकान महसूस होना वगैरह, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों में टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है उनको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के लिए जांच करवा लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें टीबी होने की संभावनाएं अधिक होती है, जैसे कि एचआईवी एड्स से ग्रस्त लोग, इंट्रावेनस द्वारा ड्रग लेने वाले लोग, वे लोग जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं, या फिर स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता जो कि टीबी के उच्च जोखिम वाले लोगों का इलाज करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीबी जो है ये किस कारण से होता है। तो दोस्तों, क्षय रोग यानी कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनमें से कुछ दवाओं के प्रतिरोधी भी होते हैं। टीबी के बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलते हैं और जब ये बैक्टीरिया हवा में उपस्थित हो जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति सांस लेने के दौरान बैक्टीरिया को खींच सकता है। यदि आपको टीबी है तो कुछ माध्यमों से टीबी जो है वो आप फैला सकते हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, बोलना या फिर गाना। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए टीबी विकसित करने वाले कुछ अन्य जोखिम कारकों की, तो उनमें है जीवन शैली और अन्य समस्याएं, जैसे कि शराब का दुरुपयोग या बेघरता वगैरह के कारण कमज़ोर स्वास्थ्य या खराब आहार। साथ ही साथ छोटे बच्चे या बुजुर्ग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है और विशेषकर पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट वाले लोग। साथ ही साथ किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक नज़दीकी संपर्क में रहना या फिर भीड़ वाली परिस्थितियों में रहना, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति, मादक पदार्थों का दुरुपयोग करने वाले लोग, खासकर जो इंट्रावेनस ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोग, सिर और गर्दन के कैंसर के रोगी, वे मरीज़ जिनका अंग प्रत्यारोपण किया गया है, या फिर डायबिटीज़ के मरीज़, किडनी रोग के मरीज़, या वे लोग जो इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी से गुजर रहे हैं या जिनको सिलिकोसिस है। तो ये कुछ जोखिम कारक है जो कि टीबी को विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती हैं वे आपको सक्रिय टीबी विकसित होने के जोखिम में डाल सकती हैं। विशेष रूप से इनमें अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति की रोकथाम करने वाली दवाएं शामिल हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य दवाएं हैं जो आप में टीबी होने के जोखिम को बढ़ा सकती है, और ये दवाएं कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉन रोग या सोरायसिस जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीबी फैलने से रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, जो लोग टीबी के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं या रहते थे, उन्हें बचपन में टीबी के लिए टीका दिया जाता है, जिसे कि बीसीजी कहते हैं। ये टीका आपको टीबी के कुछ ही प्रकारों से बचा सकता है और ये टीका वयस्कों में ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। दोस्तों, बात की जाए कि सक्रिय टीबी से बचने के लिए क्या करें, तो जिस व्यक्ति को टीबी हो उसके साथ बंद कमरे में अधिक समय ना बिताएं जब तक उस व्यक्ति का उपचार कम से कम 2 हफ्तों तक ना हुआ हो। साथ ही साथ यदि आप किसी ऐसी जगह काम करते हो जहां पर टीबी के अनुपचारित मरीज हो तो चेहरे के मास्क का उपयोग करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसे टीबी हो तो उसे टीबी के उपचार के निर्देश पालन करने के लिए कहें। साथ ही साथ मास्क पहनना, मुंह ढककर रखना और कमरे में वेंटिलेशन का इस्तेमाल करने से भी बैक्टीरिया के फैलने से रोकथाम की जा सकती है। जिन लोगों को टीबी हो उन्हें भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए जब तक कि वो संक्रामक हो। टीबी से ग्रस्त लोगों को रेस्पिरेटर का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों को टीबी हो उन्हें उपचार के 3 से 4 हफ्तों तक किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करना चाहिए। जिन लोगों में टीबी का पता लगा लिया गया है उनको कुछ सुझावों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आपके लिखी गई दवाओं को उसी तरीके के अनुसार लीजिए जैसा आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, और तब तक लेते रहें जब तक डॉक्टर आपको उन्हें बंद करने के लिए ना कहें। हमेशा खांसने या छींकने के दौरान अपने मुंह को टिश्यू से कवर करें, उसके बाद टिश्यू को किसी प्लास्टिक के बैग में सील करें और फेंक दें। खांसने या छींकने के बाद अपने हाथों को धोएं। किसी भी व्यक्ति को मिलने ना जाएं और ना ही किसी को मिलने के लिए बुलाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों की बजाय अपने घर पर ही रहने की कोशिश करें। ताज़ा हवा को बनाए रखने के लिए पंखे का इस्तेमाल करें और खिड़कियां खुली रखें, और साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ना करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीबी का पता कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, टीबी का परीक्षण कभी कभी सीधा होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका परीक्षण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पर इसका परीक्षण क्लिनिकल चित्र यानी कि आपके लक्षण और डॉक्टर के परीक्षण को देखते हुए किया जाता है। फिर इसको अन्य टेस्टों के परिणाम के साथ जोड़ दिया जाता है। शुरुआत में आमतौर पर छाती का एक्सरे या ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट किया जाता है और उसके बाद कफ यानी कि थूक की जांच की जाती है। तो दोस्तों, बात की जाए त्वचा पर किए जाने वाले टेस्ट की,
तो ये जानने के लिए कि आपको टीबी है या नहीं, आपके डॉक्टर आपकी त्वचा का प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यानी कि पीपीडी टेस्ट करेंगे। और जहाँ पीपीडी टेस्ट का इंजेक्शन लगाया गया था, अगर 2 से 3 दिन बाद वहाँ पर कोई निशान बन जाए तो इसका मतलब है कि आपको टीबी है। ये टेस्ट आपको बताता है कि आप टीबी वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। ये टेस्ट ये नहीं बताता कि आपको वर्तमान में सक्रिय इन्फेक्शन है या नहीं। हालांकि ये टेस्ट उत्तम नहीं है। कुछ लोग इस टेस्ट के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते भले ही उनको टीबी हो, जबकि कुछ लोग जिनको टीबी भी नहीं है वे इसके प्रति प्रतिक्रिया दे देते हैं। जिन लोगों को हाल ही में टीबी का टीका लगा है उनके टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उनको टीबी नहीं होता। उसके बाद दोस्तों बात की जाए छाती के एक्सरे की, तो यदि आपका पीपीडी टेस्ट पॉजिटिव हो तो आपकी छाती का एक्सरे किया जाएगा और इस टेस्ट से पता चलेगा कि आपके फेफड़ों में छोटे धब्बे हैं या नहीं। ये धब्बे टीबी के इन्फेक्शन के संकेत होते हैं और इनसे पता चलता है कि आपका शरीर टीबी के बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहा है। यदि आपके छाती के एक्सरे का रिजल्ट नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि आपका पीपीडी टेस्ट गलत था या आपको लेटेंट टीबी है। यदि ये पॉजिटिव है तो आपको टीबी के लिए उपचार शुरू कर देना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो आपको लेटेंट टीबी के लिए उपचार करवाने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि टीबी को सक्रिय होने से और उसके बाद आपको बीमार होने से रोकथाम की जा सके। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आपके लार के टेस्ट की, तो आपके डॉक्टर आपको थूक या बलगम टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। बलगम को फेफड़ों के अंदर गहराई से निकाला जाता है और इस बलगम में टीबी के बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच की जाती है। लेबोरेटरी में थूक के सैंपल की माइक्रोस्कोप द्वारा जांच की जाती है और इसमें एक विशेष डाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से बैक्टीरिया को देखा जाता है। इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है, आमतौर पर कुछ ही दिन के समय में। यदि आपके लार का टेस्ट पॉजिटिव हो तो इसका अर्थ है कि आप अन्य लोगों में भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं और आपको तब तक एक मास्क पहनकर रखना चाहिए जब तक आपका उपचार शुरू नहीं हो जाता और टीबी के लिए लार टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए खून टेस्ट की, तो खून टेस्ट ये पुष्टि करता है कि आपको लेटेंट टीबी है या सक्रिय टीबी है। यदि आपके लिए टीबी विकसित होने के जोखिम अत्यधिक हो लेकिन स्किन टेस्ट पर प्रतिक्रिया नकारात्मक आ रही हो या हाल ही में आपने बीसीजी का टीका लगवाया हो तो ऐसी स्थिति में ब्लड टेस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों टीबी पर संदेह होने पर संभावित रूप से कुछ और भी टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि एक प्रकार का खून टेस्ट जिसे कि इंटरफेरोन गामा टेस्ट भी कहा जाता है। यदि टीबी के लिए किए जाने वाले टेस्टों के परिणाम अस्पष्ट हो तो ये टेस्ट उपयोगी हो सकता है और इस टेस्ट का लाभ ये है कि इसका रिजल्ट बीसीजी के टीके से प्रभावित नहीं हो पाता। एक एचआईवी टेस्ट भी किया जाना चाहिए क्योंकि टीबी उन लोगों में आम समस्या हो सकती है जो एचआईवी से ग्रस्त है और इन दोनों ही स्थितियों को उपचार की सख्त ज़रूरत होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीबी का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा बैक्टीरिया को मारकर टीबी का इलाज करते हैं और ये दवाएं टीबी के हर मरीज़ को दी जाती है, जिनमें कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वे लोग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है वगैरह शामिल है। कुछ सामान्य दवाएं होती है जैसे कि आइसोनियाजिड, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड या फिर रिफेम्पिन। दोस्तों बात की जाए कि सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या क्या उपचार किया जाता है, तो दोस्तों मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की रोकथाम करने के लिए एक से अधिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। टीबी के लिए सामान्य उपचार को 2 महीने के लिए 4 प्रकार की दवाओं के रूप में शुरू किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उपचार को 4 से 9 महीने या फिर उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है और इस समय के दौरान सेंसिटिविटी टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर कई दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग प्रतिरोधी होने के कारण अगर उपचार काम न कर पाए तो अलग प्रकार की दवाओं के संयोजन का उपयोग किया जाता है और ड्रग प्रतिरोधी स्थिति तब होती है जब उपचार के बाद भी टेस्ट से पता चलता है कि टीबी बैक्टीरिया अभी भी सक्रिय हैं। एचआईवी से ग्रस्त लोग, टीबी से संक्रमित लोग जो कि ज़्यादातर दवाओं से प्रतिरोधी है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी अलग उपचार योजनाओं का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बात की जाए कि लेटेंट टीबी के इलाज के लिए क्या उपचार किया जाता है, तो दोस्तों सक्रिय टीबी यानी कि एक्टिव टीबी से बचने के लिए और टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए एक दवाई का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आइसोनियाजिड एक मानक उपचार होता है जो 9 महीनों के लिए होता है। जो व्यक्ति आइसोनियाजिड को 9 महीनों के लिए नहीं ले सकते तो कभी कभी उनके लिए महीनों की उपचार योजना तैयार की जाती है। 4 महीने के लिए रिफेम्पिन का उपचार करवाना एक उपचार का और विकल्प हो सकता है और ये एक स्वीकार्य वैकल्पिक उपचार होता है और ये उपचार खासकर उन लोगों के लिए होता है जो टीबी के उन बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं जो आइसोनियाजिड के प्रतिरोधी हैं। साथ ही साथ दोस्तों बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको 12 हफ्तों तक 2 एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है और इस उपचार में हर एंटीबायोटिक को डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य पेशेवर के निरीक्षण में दिया जाता है। एंटीबायोटिक की हर खुराक लेने से टीबी बैक्टीरिया को
एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी होने से रोकने में मदद मिलती है और एंटीबायोटिक संयोजनों में आइसोनियाजिड और रिफेपेंटाइन या फिर आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन शामिल है। यदि उपचार विफल हो जाता है, और अक्सर ये तब होता है जब दवाएं उचित और नियमित रूप से ना ली जाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दवाओं के लिए दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। भले ही आपको कुछ ही हफ्तों में स्वस्थ महसूस होने लगे, और खासकर लोगों को स्वस्थ महसूस होने लगता है, फिर भी आप अपनी दवाओं का पूरा कोर्स खत्म करना चाहिए। डॉक्टरों द्वारा दिए गए सभी अपॉइंटमेंट तारीख को डॉक्टर के पास उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। ये जांचने के लिए होता है कि टीबी उपचार के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है या फिर नहीं, और ये जांचने के लिए कि कहीं उपचार से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। दोस्तों, लंबे समय का कोर्स बैक्टीरिया को शरीर से पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स नहीं करते हैं तो आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आप अन्य व्यक्तियों में इन्फेक्शन छोड़ सकते हैं, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, आपको बेहतर महसूस हो सकता है, लेकिन टीबी बैक्टीरिया आपके शरीर में मौजूद रहते हैं और ये बाद के किसी भी समय में फिर से सक्रिय हो सकते हैं और आपको बहुत अधिक बीमार बना सकते हैं। और यदि मूल इन्फेक्शन का आंशिक रूप से इलाज किया गया है तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से प्रतिरोधी हो सकता है, और ऐसी स्थिति होने पर टीबी का इलाज करना और भी कठिन हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीबी से आपको क्या क्या समस्या या क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर इलाज ना किया जाए तो टीबी एक घातक स्थिति बन सकता है। सक्रिय टीबी को अगर बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और खून द्वारा शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, टीबी से कुछ और भी जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द, पीठ में दर्द और अकड़न वगैरह टीबी की सामान्य जटिलताओं में से एक है। साथ ही साथ जोड़ों में क्षति हो सकती है। ट्यूबरक्यूलस आर्थराइटिस कूलों और घुटनों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ दिमाग को ढककर रखने वाली झिल्ली में सूजन हो सकती है, जिसे कि हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, और इसे दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कारण स्थायी या फिर रुक रुक कर सिरदर्द होता है, जो कि हफ्तों तक चलता रहता है, और इस दौरान मानसिक परिवर्तन होना भी संभव है। साथ ही साथ दोस्तों, लिवर और किडनी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लिवर और किडनी खून से अशुद्धियों और अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने में मदद करते हैं। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस लिवर या किडनी को प्रभावित कर देता है तो ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ आपको दिल संबंधी विकार भी हो सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में टीबी दिल के आसपास के टिश्यूज़ को प्रभावित कर देता है, और इससे टिश्यूज़ में सूजन होने लगती है और तरल पदार्थ संग्रह होने लगता है, जिस कारण प्रभावी रूप से दिल की पंप करने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है, और इस स्थिति को कार्डियक टेम्पोनेट कहा जाता है, जो कि घातक स्थिति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।